इससे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े क्या पढ़े थे याद है? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या पढ़े थे? फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू क्या है? चार्ज पार्टिकल। भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये सब बात पढ़ चुके थे कि कब कितना फोर्स लगता है, मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, कि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और ये बात भी कर चुके थे देखो कि अगर पैरेलल जाता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल को का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है, 0 डिग्री केस में भी 0 फोर्स लगता है और 180 डिग्री केस में भी 0 फोर्स लगता है। ठीक है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया F इक्वल टू क्यू भी बी। ठीक है, Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट केस में देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है। ध्यान दो, पहला केस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है समझना है। ठीक है, केस 1 कर रहे हो मैं। ठीक है, तीन केस करना अच्छा से समझो। जब थीटा 0 डिग्री हो, या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, यानी कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। कब? पैरेलल केस में 0 डिग्री होता है, अरे, और एंटी पैरेलल केस में 180 डिग्री। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जनरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। कौन मैग्नेटिक फील्ड लेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल का मोशन है, वेलोसिटी, ये हो गया पैरेलल। ये प्लस क्यू जो कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी भी है, ओके, वो राइट मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। या तो ई केस हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा सर? दूसरा केस या तो एंटी पैरेलल। क्या चीज? एंटी पैरेलल। समझाने के लिए मैंने एक बार एक छोटा बना दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। दूसरा केस कि मैग्नेटिक फील्ड के, या तो ये केस होगा, एक दूसरा केस ये हो सकता है सर कि चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, उल्टा रख दिया है, उल्टा। एंटी पैरेलल केस है ये, 180 डिग्री वाला केस हो गया। ठीक है, कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेफ्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ठीक है, या तो ये केस या तो ये केस, इसको बोलते हैं पैरेलल केस। कौन केस? पैरेलल, जब एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा 0 डिग्री है, ये वाला केस में। ये हो गया एंटी पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है तुम्हारा चार्ज पार्टिकल, एंटी पैरेलल। तो इस केस में थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। इन दोनों ही केस में चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना है? 0। ऑलरेडी कर चुका है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। तो चाहे पैरेलल मूव करे चाहे एंटी पैरेलल मूव करे, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, यहाँ पे मैं और केस यहाँ करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? 0। ठीक है, अब तुम बताओ, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहला केस है कि थीटा 0 डिग्री लेंगे या 180 डिग्री, चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है या तो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। इस केस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है, क्योंकि फॉर्मूला में रखोगे वैल्यू, लिखो सर, फोर्स इक्वल टू क्या होगा? क्यू भी बी, साइन चाहे 0 डिग्री लो चाहे 180 डिग्री लो, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन बोलो 180 का भी वैल्यू 0 ही होता है, साइन 180 का वैल्यू भी 0 ही होता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, केवल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल पे 0 है। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल, सोचो पहला केस देखो, पहला वाला केस
पैरेलल वाला, कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकेंगे तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो कि जैसे मान लो कि तुमने उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ओके। और फिर 2 सेकंड के बाद भी उतना ही रहेगा, यानी कि उसकी स्पीड तो ऐसे चेंज होने वाली नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। कैसे चल रहा है? एकदम सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, ओके। फोर्स नहीं लग रहा है, सीधे जा रहा है, ओके। फोर्स लगता तो उसका डायरेक्शन चेंज होता, क्योंकि जानते हो मैग्नेटिक फोर्स केवल स्पीड को चेंज नहीं करता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो डायरेक्शन चेंज करता है, तो डायरेक्शन तो यहाँ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो चार्ज पार्टिकल सीधे सीधे निकल जाएगा। ये जा रहा है राइट तो राइट ही जाएगा, इधर आ रहा है लेफ्ट तो लेफ्ट जा रहा है, सीधे रास्ते पे। इसको बोलते हैं कौन रास्ता हो गया, पाथ कैसा हो गया मोशन का, स्ट्रेट पाथ। कैसा पाथ हो गया? तो अगर तुमको बोला जाए कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उस केस में जो पाथ होगा मोशन का पाथ, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। एक वर्ड आता है फिजिक्स में ट्रेजेक्टरी, कौन वर्ड? ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है मोशन का रास्ता, किस रास्ते पे वो मूव कर रहा है। तो चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये अगर सीधा जा रहा है सीधे जाएगा, इधर आ रहा है इधर ही सीधा आएगा, यानी कि स्ट्रेट रास्ते पे वो मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे। कौन लाइन पे? तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि इस केस में ट्रेजेक्टरी क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है किस रास्ते पे मोशन, किस रास्ते पे मोशन करेगा वो, तो बोलोगे स्ट्रेट लाइन पे, ट्रेजेक्टरी, ओके। इसको बोलते हैं मोशन, पाथ ऑफ द मोशन, पाथ ऑफ द, ट्रेजेक्टरी का मतलब ही होता है पाथ ऑफ द मोशन, यानी कि मोशन का पाथ, किस रास्ते पे वो मोशन कर रहा है। तो किस रास्ते पे कर रहा है, तो बोलोगे स्ट्रेट लाइन। क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। एक एक बात को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर काम आने वाला है आगे, ये लाइन सब काम आएगा, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करे चाहे एंटी पैरेलल मूव करे, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन का रास्ता कैसा होगा, किस रास्ते पे मूव? स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे वो ट्रैवल करेगा, ओके। समझ में आ गया? पहला किस समझ में आ गया? ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डब्बा में पैक कर दे रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग केस है ये, ओके। और फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो 0 लगेगा। क्लियर हो गया? डब्बा में मैंने पैक कर दिया, क्लियर हो गया? क्लियर? पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, क्योंकि तुमने 0 डिग्री वाला केस कर ही लिया है, 180 डिग्री वाला केस पहले केस में हम लोग कर लिए, दोनों को एक ही में कवर कर लिया, क्योंकि दोनों का पाथ जो है सेम ही है, ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन में ही। और 90 डिग्री में मूव करेगा, तो 90 डिग्री दो, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। अब 90 के केस में क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डायग्राम कई तरीके से बना सकते हो, मैं तुमको सिखाता हूँ। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर जा रहा है, मैं यहाँ पर क्रॉस लिख रहा हूँ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे क्रॉस, क्रॉस तो हटा के लिख रहा हूँ, क्रॉस क्रॉस, ओके, ऐसे करके क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्रॉस लो, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की ओर, ओके। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म है, ये बात समझ में आना चाहिए। क्या बताओ ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है। अब पहचान कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड सर यूनिफॉर्म है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के लिए याद है कैसे होता था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होता था, क्या होता था, तो ऐसे बना देते, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल बना देते ना ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होगा तो बोलेंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम सोचो ना, सबका सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, सब पैरेलल है, ऐसे 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 सब जा रहा है, तो सब पैरेलल है, अंदर की ओर जा रहा है। अंदर की ओर दिखा दिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, बाहर की ओर भी दिखा सकते हैं, राइट भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट भी दिखा सकते हैं, बट हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, ओके, वैल्यू चेंज नहीं करता है, या डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स कर दिया डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इतना हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा अंदर की ओर जा रहा है, तो हमको वेलोसिटी और एंगल इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो कैसे फेंकना पड़ेगा मैग्नेटिक इसको, या तो ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, कैसे फेंकेगा, अंदर की ओर जा रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, एक चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सुन रहे हो, चार्ज पार्टिकल है जो कि यहाँ पर है, अच्छा समझना, यहाँ पर है, ठीक है, ये इधर मूव करा दिया, इधर इधर गौर किया, किधर मूव करा दिया, इधर मूव करा दिया, v वेलोसिटी है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर है और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, इधर,
राइट है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, ये अंदर की ओर है और ये ऐसे, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल 90 है ना, 90 तो कैसे ऐसे भी दे दोगे तुम डायरेक्शन ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल को ऐसे भी फेंक दोगे ना तो एंगल 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर जा रहा है ना, चाहे ऐसे वेक्टर बनाओ या ऐसे वेक्टर बनाओ या ऐसे वेक्टर बनाओ, हमेशा एंगल 90 ही रहेगा। ओके, तो सिंपल सा बात है, इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत किसी को, चलिए बोलो कितना एंगल है, तो वेलोसिटी और चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल कितना है, 90। तो तुम तो जानते हो कि अगर 90 डिग्री पे फेंकोगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो इस बार तो जीरो फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स पहले बताओ, फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बताओ, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी, तो 90 डिग्री के केस में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी कितना लगेगा, इस बार जीरो फोर्स नहीं है, अब फोर्स लग रहा है, तो भले ही बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन को तो चेंज करेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करता ना, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करेगा। अब तो डायरेक्शन जब चेंज करेगा, फोर्स का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा ना, किधर फोर्स लगेगा, अगर फोर्स नीचे लगेगा तो ये ऐसे भागेगा, ऊपर लगेगा तो ऐसे भागेगा, किधर लगेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो रूल बताए थे, राइट हैंड पाम रूल, कौन रूल, हाँ राइट हैंड पाम रूल, क्या बोले थे, मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर चारों उंगली डालो, ऐसे पाम रूल, पाम हथेली का इस्तेमाल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है कि अंदर, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, बोर्ड के अंदर की, ये चारों उंगली बोर्ड अंदर डालो, डाले, और अंगूठा डालो किधर, जिधर चार्ज पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, किधर है चार्ज पार्टिकल, ओके राइट है ना, तो अंगूठा किधर रखोगे, राइट, ऐसे करो कि ऐसे, अब ये हथेली का मुंह किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, नहीं फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, तो मैं फोर्स पर दिखा रहा हूँ, मैं इसको बीच से हटा देता हूँ ताकि तुम समझ आएंगे, गैदरिंग हो जाएगा सर, ठीक है। तो फोर्स लगेगा, जल्दी बोलो, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, 90 पे लगना ही है, तो फोर्स दोनों वेलोसिटी पे भी, मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली है, ठीक है, तो 90 पे तो लगना ही लगना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम बताओ, एक चार्ज पार्टिकल, ऐसे चार्ज पार्टिकल जा रहा तुम फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, तो कैसे भागेगा, ऐसे ना भागेगा, अरे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा जैसे तुम फोर्स पे लगेगा, मैं ऊपर क्यों लगेगा फोर्स, जैसे हम इधर इसको इधर फेंक रहा है ऐसे, ये ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल चला जाएगा किधर बताओ, ऊपर की ओर, ऐसे वर्क कर रहे हो, ऊपर की ओर चलेगा, कैसे फोर्स लगा देगा, फोर्स ऊपर की ओर लगा, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, इधर, जैसे चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये जो देख रहे हो चार्ज पार्टिकल है, अब ये जा रहा है किधर, ऐसे ऐसे, अब फोर्स ऊपर की ओर लग गया, तो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अरे ऐसे जाएगा, ध्यान देखो, एक बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो हम डायरेक्टली सिखा सकते हैं, लिख देंगे, लेकिन समझो कैसे हुआ, सब बच्चे रीजन नहीं समझते, ओके, तो मैंने यहाँ दिखा दिया। अब तुम बताओ कि अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहुंच गया, कहां पे पहुंचा चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे, उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होगी, स्पीड तो उसका अभी भी ही है, यही वाला भी ले लो, मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूं, लो, स्पीड चेंज होने वाला नहीं, जितना स्पीड वहां पर था उतना ही स्पीड यहाँ पर भी रहेगा, चार्ज पार्टिकल स्पीड चेंज नहीं होगा, तो मैंने स्पीड वही लिखा है, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल स्पीड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, तो हो गया। अब पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ था, जा रहा था राइट, घूम गया फोर्स लगने की वजह से, क्यों घुमा सर, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा था। अब यहाँ पर देखो, चार्ज पार्टिकल अब यहाँ पर है, अब किधर फोर्स लग गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा, यहाँ पर आ गया ना, फोर्स लग गया, फिर उंगली, चारों उंगली डालो इसमें, अंगूठा डालो ऊपर की ओर, फोर्स किधर हथेली की तो खुला हुआ है, लेफ्ट, तो फोर्स लग गया लेफ्ट, इतना ही वाला फोर्स लग गया। मैं इसको थोड़ा सा, मैं एक और ले रहा हूँ, इसको घुमा दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, लो, फोर्स किधर लग रहा बताओ, लगा लेफ्ट की ओर, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, बोलो ना। अब तुम बताओ, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स ऊपर की ओर लगा, तो ये मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, अब यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब फोर्स लगा लेफ्ट, इधर जा रहा है, तो इधर ऐसे हो जाएगा, देखो ना, ऐसे जा रहा है, फोर्स लगा इधर, तो ऐसे जा रहा था, ऐसे ना हो जाएगा, ऐसे जा रहा था, ऐसे ना हो जाएगा, कहीं फोर्स तो लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है ना, इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल किधर हो जाएगा, चला जाएगा, बताओ, लेफ्ट, ऐसा, गौर किया, कंसेप्ट को समझो, देखो सर्किल बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, हम डायरेक्टली चाहते तो सर्कुलर बोल देते कि सर्कुलर पाथ होता है, लेकिन मनवाना ना, कंसेप्ट देना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट हो गया ये।
चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया तो वेलोसिटी तो उतना रहेगा, ये वेलोसिटी जितना था, सॉरी वेलोसिटी कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं होगा। तुमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करता है, केवल डायरेक्शन चेंज करता है। क्या चेंज करता है? डायरेक्शन। ये ऑलरेडी ये बात पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड चेंज करता है। ओके, अब चार्ज पार्टिकल इधर आ गया तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, हो गया। और गौर किए, अब इस बार फोर्स देखो कितना लग रहा है, अब यहाँ पर आया फोर्स कितना लगेगा बताओ, अब आ रहा है इधर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब बताओ फिर फोर्स लगाओ, क्या करोगे, चारों उंगली को अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है अंदर की ओर, और अंगूठा किधर रखोगे, लेफ्ट का इधर जा रहा है चार्ज पार्टिकल। अब फोर्स बताओ, हथेली किधर खुला हुआ है, नीचे की ओर खुला हुआ है, यानी फोर्स लगेगा नीचे की ओर। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इतना ही बड़ा फोर्स लगेगा, इसको मैं ऐसे, गौर किया, फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, हो गया। अब बताओ आ रहा है इधर, अब इधर आ रहा है चार्ज पार्टिकल, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या कि जा रहा है उधर, फोर्स लग रहा है नीचे, खींच रहा है कोई इधर, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। गौर किए, यानी कि आप चार्ज पार्टिकल हो जाएगा नीचे की ओर। अब इसको घुमा, फिर अब नीचे गिर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, जल्दी बोलो, और नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर आ गया, लो, गौर किए। अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल फिर वही बात, अब स्पीड तो चेंज नहीं होना है, स्पीड चेंज नहीं होना है, स्पीड तो चेंज नहीं होना है, केवल डायरेक्शन चेंज होना है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू उतना ही है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू उतना ही है, क्यू भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, कि न तो तुम चार्ज का पार्टिकल का स्पीड चेंज कर रहे हो, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, ना चार्ज पार्टिकल का वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स तो हर जगह सेम रहेगा, फोर्स हर जगह सेम रहेगा। ओके, अब बताओ, अब यहाँ पर आ गया वेलोसिटी, इस वेलोसिटी डायरेक्शन ये, अब नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा। अब तुम बताओ, अब ऐसे गिरा तो फोर्स देखो कितना लग रहा है, चारों उंगली अंदर डालोगे, किधर जा रहा है, अंगूठा किधर रखोगे, नीचे। अब किधर हाथ खुला हुआ है, राइट, यानी कि आप फोर्स लगेगा तो अब कोई चीज नीचे गिर रहा है, राइट फोर्स लगा था, ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो क्या बन गया, क्या बन गया, फिर से वही पाथ पर आ गया, वही जहां पर से स्टार्ट किया वहीं पर क्या बन गया, ये सर्किल बन गया। और गौर किया, फोर्स लग गया राइट, फोर्स लग गया राइट, गौर कर रहे हो, कमाल है, सर्कुलर पाथ बन गया। क्या बन गया बोलो, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ बन गया, ठीक है। और गौर किए, अब तुम देखो सर्किल में चलने के लिए कोई चीज को, कई बारी वाला इसका एग्जांपल दे चुका है, तो ये सर्किल में चलने के लिए कोई पार्टिकल है, इसको मान लो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्या बताओ क्या है, सर्किल में घूम रहा है, तो घूम रहा है सर्किल में, सर्किल में घूमने के लिए हमको एनी टाइम इसको जो है खींच के रखना पड़ रहा है सेंटर की ओर। अगर खींच के न रखेंगे, जैसे मान लो ये अभी इसको हम चला रहे हैं, अब इसको हम तुमको रोक कर दिखाएंगे, रोकेंगे तो फिर सर्किल तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन हम इसको जूम कर ऐसे समझो कि स्टॉप करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आया तो हम इसको नीचे खींचेंगे, यहाँ पर आएगा तो हम इसको इधर खींचेंगे, और नीचे आया तो हम इसको ऊपर खींचेंगे, यहाँ आएगा तो तब ना सेंटर की ओर, यानी हमेशा एक सेंटर की ओर फोर्स लगना चाहिए। सर्किल में घूमने के लिए हमेशा एक सेंटर की ओर फोर्स लगना चाहिए, अगर छोड़ देंगे तो फेंका जाएगा, सर्किल खत्म हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए कोई पार्टिकल सर्किल में चल रहा है, इसका मतलब एक फोर्स हमेशा लगना है सर्किल के सेंटर की ओर। ओके, सेंटर की ओर तो ही लग रहा है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन फोर्स? कोई भी पार्टिकल को सर्किल में घूमने के लिए एक फोर्स लगना चाहिए, इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ही ना लग रहा है, दोनों एनी टाइम जहां जहां जा रहा है, एनी टाइम कहां पर लग रहा है फोर्स, सेंटर की ओर तो लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर बार सेंटर की ओर हो रहा है, रेडियस के अलोंग। ये रेडियस ना हो गया, ये रेडियस ना हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस ना हो गया, रेडियस के अलोंग और सेंटर की ओर, इसी बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब बताता हूं सर, कोई भी सर्किल अगर घूम रहा है, मैं एक चीज समझाता हूं, कोई भी सर्किल अगर कोई भी पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ओके, उसका रेडियस मान लो आर है, क्या बोलो, आर है, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल जिसका मास m है, ठीक है, और ये भी वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहा है, गौर कर रहे हो, v स्पीड से मूव कर रहा है, ओके, रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो हमेशा सेंटर की ओर लगेगा। क्या लगेगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, FC सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये 11th क्लास में पढ़े थे, mv²/r। m क्या है, मास, उस पार्टिकल का मास, v स्पीड, y रेडियस, जिस पाथ पे चल रहा है वो रेडियस, समझे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ही। अब जानते हो स्पीड ज्यादा रहेगा तो ये जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगा तो फोर्स कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है 11th क्लास का।
तो सर्किल में घूमने के लिए एक फोर्स लगता है हमेशा सेंटर की ओर, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर इस केस में हम जो हाथ में लिए होते हैं, इस केस में रस्सी जो है, रस्सी पे लगने वाला फोर्स जो है इसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं बोलो? टेंशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हम इसको घुमा रहे हैं ना, तो इस रस्सी में टेंशन ना होता, रस्सी टूट जाता। रस्सी में तनाव है कि नहीं? तनाव है कि नहीं? अरे रस्सी में तनाव है ना, यही तनाव इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ गया अच्छे से? तो अब बताओ, पहली बात तो ये कि 90 डिग्री अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे फेंकोगे तो वो चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमेगा। कैसे घूमेगा? यूं 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 घूमेगा। ओके, एनिमेशन तो होगा तो दिखाएंगे इसका, डोंट वरी। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकोगे, वेलोसिटी दोगे, ओके, तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ पे आएगा। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर उसको 90 डिग्री में फेंकोगे तो क्या पाथ होगा? सर्कुलर। याद रखना, एग्जाम में सीधी सीधी पूछ देगा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दैट देन द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, तो वो सर्कुलर। क्या होगा? ट्रैजेक्टरी कैसा होगा जल्दी बताओ। हाँ, तो पहले तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, इसको बाद में कर लेंगे। ये तो तुम्हारा, इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, थीटा 90 है, ओके। इस केस में ट्रैजेक्टरी जो होगा, ट्रैजेक्टरी क्या होगा ये लिख लो, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ट्रैजेक्टरी मतलब उसके मोशन का पाथ, ट्रैजेक्टरी मतलब उसके मोशन का पाथ कैसा होगा जल्दी बताओ। सर्कुलर। मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ, कैसा होगा जल्दी बोलो। सर्कुलर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर हो गया? लिखना नहीं अभी, पूरा बात समझो, पहले समझने की चीज है। क्लियर हो गया? और ये हो गया तुम्हारा सेंट्रीपिटल, सॉरी ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ओके। सर्कुलर है तो एक पॉइंट और लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनको। क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, बोलो। जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स सर्किल में घूमने के लिए कौन फोर्स की रिक्वायरमेंट है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स, जिसको मैंने एफबी बोला, एफबी ऐसे एफबी लिख दिया, ठीक है, लिख दिया एफबी, एफबी लिख दिया। प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तभी जाके सर्किल में घूम रहा है, अदरवाइज सर्किल में घूम ही नहीं सकता था। सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिखूंगा एफ सी। क्या लिखूंगा बताओ? आज तुमको फॉर्मूला बता ही दिया। अब क्वेश्चन सुनो, इसको बाद में करते रहो, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन करेंगे, मैं इसको पहले हटा रहा हूं, बाद में करते, पहले लिखते हैं नाम से। चलो इतना समझ में आ गया। तो जब 90 डिग्री एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो ट्रैजेक्टरी क्या होगा? सर्कुलर। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। वही सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ही है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे सुनो। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोलेगा जानते हो? कि बताओ जब सर्किल में घूमेगा, तो सर्किल में घूमने के लिए क्या निकाल सकते हो? कि छोटा सर्किल में घूमेगा कि बड़का सर्किल में घूमेगा। जैसे मान लो, ध्यान सुनो, ये दो, इसको मैं अभी घुमा रहा हूँ, छोटे रेडियस पे घुमा रहा हूँ, छोटा रेडियस है ना, रेडियस इसको ना बोलो रेडियस, तो छोटा सर्किल में घूम रहा है, यानी रेडियस कम है। अब दो, अब रेडियस बड़ा है, तो किस बात पर डिपेंड करेगा कि रेडियस ज्यादा होगा कम होगा? ओके, किस बात पर डिपेंड करेगा? यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस रेडियस सर्किल के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर लें। क्या कैलकुलेट करें? एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, दो चीज का कैलकुलेशन करेंगे स्पेशली, ओके, रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे और टाइम पीरियड का। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ उनको, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है इस केस में। कैलकुलेशन दो, कैसे कैलकुलेट किया जाता है फिजिक्स में, डेरिवेशन सब कर, जब तक घर पे 2-3 बार लिखोगे नहीं तब तो याद नहीं रहेगा। हम लोग कभी नहीं देखते हैं, एक बार डेरिवेशन देख लिया हो गया। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को समझाने के टाइम में समझा करो। कैलकुलेशन फॉर रेडियस को आर से लिख रहा हूं, एंड टाइम पीरियड, इस केस के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूं, डब्बा में पैक कर रहा हूं, ये इस केस के लिए। ओके, हो गया। अब बताओ, यहां ध्यान दो, कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर, बताओ क्या पढ़े अभी। पहले लिखेंगे एफ बी मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, अरे बोले ना। चलो तो पहले मैं लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करेगा, तो दोनों सेम ही ना हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो, यहां से बोलो, एम भी स्क्वायर बाई आर। एम क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का मास है, और भी उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड है। आर क्या है, जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका रेडियस। चलो अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा की जगह बोलो, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां से क्या करना है, हमको आर निकालना है। क्या निकालना है, कुछ कट रहा है तो पहले आर को खिलाओ, साइन 91 हो गया, यहां से आर को क्रॉस करो। चलो फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं है यहाँ से, एम बी स्क्वायर बराबर आर से गुना कर रहा हूं मैं उधर, क्यू भी बी इंटू आर, साइन 90 का कितना हो गया 1। आगे देखो, बोलो क्या था, क्यू भी बी आर, मैं क्यू भी आर पहले लिख रहा हूं, ठीक है। आर इक्वल टू, सीधा आर इक्वल टू लिख रहा हूं, आर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बट्टा में क्यू भी बी, है ना, क्यू भी बी, ये तो है। मैंने आर को अकेला कर दिया इस आर को, तो क्यू भी बी को बट्टा में डाल दिया, कोई दिक्कत, कैसे भी कर लो तुम अपने हिसाब से। एक भी से एक भी क्या हो जाएगा, एक भी से एक भी कैंसिल, कलर चेंज कर लेता हूँ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक भी से एक भी कैंसिल, बचा क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता। तो आर का फॉर्मूला क्या निकला, जल्दी बताओ, आर इक्वल टू एम इंटू वी। मत देखो यहाँ, देखो ना पहले यहाँ समझो ना, निकालना है कई तरीके से बता सकते हैं एक चीज को। क्यू बी, ये फॉर्मूला हो गया रेडियस का, किसका, रेडियस का। फॉर्मूला आया तो आया, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मीनिंग समझना, कि फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। कि इसका ये मतलब हुआ सर कि जो फॉर्मूला आपने निकाला रेडियस का, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है तुमको, क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है बता तो। इससे पता क्या चल रहा है कि ओ उस सर्किल का जो रेडियस है, सर्किल का रेडियस बड़ा होगा कि छोटा होगा, सर्किल बड़ा होगा कि छोटा होगा, वो डिपेंड करेगा, बताओ, वो डिपेंड करेगा सर मास पे, चार्ज पार्टिकल के मास पे। वो डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल के स्पीड पे, स्पीड बोलो, ओके, चार्ज पार्टिकल के वैल्यू पे, चार्ज पे, कि ज्यादा चार्ज है कम चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में जो डायग्राम मैंने लिया उसमें तो चार्ज पार्टिकल फिक्स कर दिया कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, तो चार्ज को फिक्स कर दिया। लेकिन याद रखना रेडियस मास पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ रेडियस जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली ऊपर है तो डायरेक्टली बोलोगे, यानी कि मास को बढ़ाओगे। इसका क्या मीनिंग है कि अगर ज्यादा बड़ा मास को लोगे तुम, अगर यहाँ पर मैंने कम मास का लगाया हुआ है, ओके, इस वाला केस में मैंने कहा अगर कम मास का रखा है चार्ज पार्टिकल, तो छोटा रेड सर्किल में घूमेगा। बड़ा मास कर दोगे तो, यानी कि इसका क्या मीनिंग है कि पहले मान लो कि 1 kg का मास लेकर घुमाए हो, तो मान लो कि रेडियस आया 1, 2 kg का लोगे तो रेडियस 2 आ जाएगा, 3 kg का लोगे तो रेडियस 3 आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे तुम मास बढ़ाते जाओगे सर्किल का साइज भी क्या होता जाएगा, माने सर्किल का रेडियस भी बढ़ता जाएगा। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो कि स्लो फिक है तो छोटा रेडियस में घूमेगा, और अगर मान लो कि तुमको बड़ा रेडियस में घुमाना तो फास्ट घुमाना पड़ेगा। अरे जितना तुम स्लो घुमा, छोटा वाले को तुम स्लो घुमा सकते हो, स्लो घुमा। अब बड़ा वाले को घुमाते हो, इतना बड़ा हल्का घुमा तो घूम भी नहीं करेगा, घूमने तो तेज घुमाना पड़ेगा। बड़ा वाला घुमाना है तो तेज घुमाना पड़ेगा, तेज, तब लो और बड़का, समझियो। तो बड़ा रेडियस रहेगा तो माने कि अगर तुम चाहते हो कि तेज बड़े रेडियस में घुमाए, बड़ा सर्किल में घुमाए, तो बड़ा सर्किल में तेज ज्यादा रखना पड़ेगा, तो स्पीड ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। यही समझ में आना चाहिए कि अगर तुम ज्यादा स्पीड दोगे तो रेडियस बड़ा आएगा, बड़ा सर्किल में घूमेगा। माने बड़ा सर्किल में घुमाने के लिए स्पीड को ज्यादा रखना पड़ेगा, छोटा सर्किल में घुमाने के लिए स्पीड को कम रखना पड़ेगा। वही है, यही है, ठीक है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि रेडियस स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस स्पीड पर डिपेंड, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो कि दो चार्ज अलग अलग चार्ज है, बोलेगा कि एक चार्ज है, एक +2e चार्ज, एक +e चार्ज है, कौन ज्यादा तेजी से घूमेगा, कौन छोटे रेडियस में घूमेगा। जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो छोटा रेडियस में घूमेगा, क्योंकि रेडियस और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन बट्टा में, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ई वाला का रेडियस छोटा होगा, ई वाला का रेडियस बड़ा होगा। इसका रेडियस मान लो कि आधा होगा, इसका रेडियस डबल हो, जस्ट मान लो इसका रेडियस 2 मीटर था, इसका रेडियस 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ओके, एंड चार्ज ऑफ द वैल्यू ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो गारंटी मैंने बोल दिया कि मास का चार्ज और भी जो है कांस्टेंट है, ठीक समझ में आ गया।
तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मान लो कि मास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास क्यू और बी क्या है बताओ, कांस्टेंट, मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो कौन बोल दिया ना कि यूनिफॉर्म है, तो उस केस में आर जो है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बाकी सब कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बस ये चीज, माने स्पीड ज्यादा तो सर्किल का रेडियस भी ज्यादा, स्पीड कम तो सर्किल का स्पीड भी, अगर स्पीड को डबल करो तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल, स्पीड को कम रखोगे तो स्पीड रेडियस भी कम हो जाएगा, आधा करो तो आधा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा एग्जाम में कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicular to the direction of magnetic field, okay, then its velocity increases double, then how much radius increase, माने रेडियस कितना से बढ़ जाएगा, तो बोलोगे डबल क्यों, तो ऑप्शन में रहेगा हाफ, डबल, ट्रिपल, नन, तंस का मान लोगे डबल, जब स्पीड को डबल क्यों तो रेडियस भी डबल, ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बट कंसेप्चुअली बात को समझना है। तो ये तो हो गया सब रेडियस का फॉर्मूला, किसका हो गया, और ई मास इनटू वेलोसिटी को तुम बोल सकते हो मोमेंटम, क्या बोल सकते हो बोलो, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बोलो, ये देख रहे हो ना, मास इनटू वेलोसिटी इसको मोमेंटम भी बोलते हैं, पीस लिखा जाता है मोमेंटम को, ठीक है पीस है, लेकिन तुम चाहो तो फॉर्मूला एक और लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। जब स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोमेंटम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मोमेंटम वर्ड बोल या स्पीड बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब बात करते हैं सर, आ जाइए अब हम लोग टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे, किसा करेंगे, टाइम पीरियड में तो समझे एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम, ये तो घूमते रहेगा ना, चार्ज पार्टिकल घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, ओके, लेकिन एक चक्कर में कितना समय लगा, तो एक चक्कर में समय कैसे निकालते हैं, दो समय बराबर, तुम लोग पढ़े होगे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े हो ना, पढ़े बचपन से, डिस्टेंस बाय टाइम, दो एक ही फॉर्मूला से बच्चा हर चीज निकालेगा, कोई 50 को फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत होती है, बच्चे फिजिक्स को इसलिए मुश्किल बना देता है क्योंकि फिजिक्स में बहुत फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, एक फॉर्मूला याद है सारा फॉर्मूला याद होगा। देखो अभी हमको निकालना है टाइम, क्या निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड को बटा में डाल दो, टाइम उधर लिया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड ये लगा लेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड रफ में लिख लो बना लोगे, ओके, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोलो, टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा बताओ, एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा, एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा बोलो ना, अरे एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा, ये सर्किल पे अगर चल रहा हो एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा, दूरी बोलो, जैसे मान लो यहाँ चलना शुरू किया ए यहाँ तक, कितना दूरी तय होगा ये बताओ, हाँ कितना दूरी तय होगा, सर्किल के लिए पड़े, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि ये कितनी दूरी होती है, हाँ तो 2 पाई नहीं होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई, छोटे क्लास बच्चे को पता रहता है, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई, डिस्टेंस कितना हो गया, कब बोले थे टाइम इक्वल टू स्पीड बाय, टाइम इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो पता चला कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस, स्पीड बाय, सर उल्टा बोल दिया, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम तो निकाल ही रहे हैं, स्पीड निकालना तब ना बोलते डिस्टेंस बाय टाइम, बट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम पीरियड निकालना था कैपिटल टी से लिख दो उसको, और डिस्टेंस हो गया 2 पाई, क्या हो गया बताओ, एक चक्कर में इतना दूरी हो गया 2 पाई, और स्पीड हो गया v, क्या हो गया, अब स्पीड का फॉर्मूला रखो, चलो स्पीड का फॉर्मूला निकाल चुका ना, क्या स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से नहीं निकला है, या तो आर का फॉर्मूला रख दो या तो स्पीड का निकाल दो, रख दो, मैं आर का रख देता, चलो हटाओ, चलो 2 पाई, अब मैं v को इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, आर की जगह बोलो, आर की जगह आर है ना, आर का बोलो m v बाय क्यू बी, कोई दिक्कत किसी को, आर की जगह उठा के वहां से रख दिया, या तो v की जगह यहाँ से v को अकेला करना चाहते हो तो क्यू बी आर बाय m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये v से v क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, ये v से v जानते हो मैथमेटिक्स में v से v का कटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ, क्या आया, सर 2 पाई m बाय क्यू बी, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो टाइम पीरियड है, एक चक्कर में जो लगा समय है, दो फॉर्मूला में क्या पे आर आया, इस फॉर्मूला क्या पे आर आया, क्या पे स्पीड आया, इसका मतलब टाइम पीरियड ना तो आर पे डिपेंड करेगा ना स्पीड पे डिपेंड करेगा, इससे पता ही चल गया कि टाइम पीरियड ना तो आर पे डिपेंड करेगा ना स्पीड पे डिपेंड करेगा। सर ये तो कमाल की बात है, थोड़ा देर के लिए सोचो, मैंने ये कह रहा है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल का मास को चेंज नहीं करो, माने कि टाइम पीरियड केवल मास पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, ओके 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला जो बता रहा है, फॉर्मूला ये सजेस्ट कर रहा है कि जो टाइम पीरियड है, माने मैं बोलूं कि छोटा सर्किल में मान लो एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, तो बड़का सर्किल में चलने में भी 2 सेकंड लगेगा, जा ये तो अजीब है, अजीब नहीं है, सोचो तो थोड़ा देर के लिए तुम बात मान जाओगे, क्यों, माने छोटा सर्किल में चलने पे उसको क्यों जानते हो ना, देखो सर
माने छोटा सर्किल में घूमेगा तो उसको एक चक्कर लगाने में मान लो 2 सेकंड लगा, मैं समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ तुमको, तो एक चक्कर में लगे समय को भी टाइम पीरियड बोलता है। तो मान लो छोटा सर्किल में एक चलने में 1 सेकंड लगा, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, मान लो एक चक्कर यहाँ से आया, यहाँ से आया, एक चक्कर में 2 सेकंड लगा। तो बोल रहा है कि बड़का सर्किल में भी चलेगा तो एक चक्कर में 2 ही सेकंड लगेगा, क्योंकि उसके रेडियस पे और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कहोगे सर कैसे मान ले इस बात को, कैसे मान ले? तो तुम जानते हो कि जब बड़ा सर्किल में चलेगा तो स्पीड ज्यादा ना होगा। अरे बड़ा सर्किल में स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा हो तो टाइम कम लगे ना, थोड़ा जल्दी ना हो जाएगा, तो टाइम 2 ही सेकंड लगेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। माने चाहे छोटा सर्किल में चले चाहे बड़ा सर्किल में चले, टाइम पीरियड चेंज होने वाला, माने छोटे सर्किल पूरा करने में उतना ही समय लगेगा और बड़ा सर्किल पूरा करने में भी उतना ही समय लगेगा, क्योंकि बड़ा सर्किल में जब चलेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी और छोटे सर्किल में स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। यही इंपॉर्टेंट काम का बात है, समझ आया? यानी कि ये कमाल का बात है ये कि टाइम पीरियड, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड बोलो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, ना इसके स्पीड पे डिपेंड करेगा ना उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केवल टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे v पे। फॉर्मूला तुमको याद है तो तुमको एग्जाम में पूछ देगा कि टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड पर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन मास चार्ज, बोले डज नॉट डिपेंड ऑन, तो मास ऑप्शन में दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, चौथा में रहेगा वेलोसिटी, तो आंसर मारो वेलोसिटी। कांसेप्ट याद आएगा तो बोले टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ओके। पहला रहेगा मास, मान लो मास ओके, फिर रहेगा चार्ज, फिर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर रहेगा वेलोसिटी। आंसर क्या मानोगे? समझ आ गया? स्पीड पे डिपेंड ना रेडियस पे डिपेंड करेगा ना स्पीड पे डिपेंड करेगा। ये बच्चों को बात समझ में नहीं आता है, तो मेन है कि फार्मूला से ज्यादा मतलब उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ये मतलब समझ में आना चाहिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड, क्यों फार्मूला में कहीं पे भी और आर नहीं आया ना, ऑन स्पीड, यानी कि v पर, स्पीड पर डिपेंड, चाहे तुम कितना स्पीड फेंक दो उस पर डिपेंड, एंड रेडियस ओके, रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करेगा और स्पीड पे। छोटे सर्किल में भी चलेगा तो उतना ही टाइम लगेगा और बड़े सर्किल में भी चलेगा तो। एक होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड तो बताएगा कि एक चक्कर में कितना समय लगा, एक कंप्लीट चक्कर में, चक्कर को रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, तो वो इतना हुआ 2πm by qb ओके। एक होता है फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में कितना चक्कर हुआ, एक सेकंड में कितना चक्कर हुआ, तो उसको उल्टा करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना टाइम पीरियड का उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं न्यू के जैसा, ऐसा, या तो f लिख दो या तो ऐसे v के जैसा है, स्मॉल v ओके, स्मॉल v है वो, स्मॉल वो v लिखे वाला ये वेलोसिटी है और वो v फ्रीक्वेंसी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो इसको, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या चीज बताओ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पूरा नाम लिख, हिंदी बोलता है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा कि एक सेकंड में कितना चक्कर हुआ, ये बताएगा टाइम पीरियड के एक चक्कर में कितना टाइम लगा, और फ्रीक्वेंसी बताएगा एक सेकंड में कितना चक्कर हुआ। जैसे मान लो कोई एक सेकंड में, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं इसको इतना तेज घुमा रहा, इतना तेज मैं घुमा रहा हूं, घुमा रहा, एक सेकंड में 10 चक्कर लगा लिया, तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। फ्रीक्वेंसी तो एक सेकंड में अगर 10 चक्कर लग गया यानी फ्रीक्वेंसी 10 हो गया, तो टाइम पीरियड 1/10 हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो एक चक्कर का सेकंड ना हुआ। जब एक सेकंड में 10 चक्कर लग रहा है तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, 1/10 सेकंड ओके, तो टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को मैं स्मॉल भी से, ऐसे ऐसे स्मॉल भी से, किसे बताओ स्मॉल भी से, ऐसे स्मॉल भी से, छोटका भी लिखो ऐसे, छोटका स्मॉल भी ऐसे छोटका, ठीक है। या इसको एफ भी लिखा जाता है, लेकिन एफ ज्यादा एनसीईआरटी यूज नहीं करता, तो मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू भी के जैसा ओके, छोटका भी के जैसा ऐसे, है ना। फॉर्मूला बताओ क्या होगा, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, क्योंकि वो 1/t का होता है ना, उल्टा कर दो। फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये टाइम पीरियड का होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, उल्टा करो, उल्टा पलटो पलटो, qb/2πm। डायरेक्टली एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ देगा तो क्या करोगे, निकालने आना चाहिए तुमको। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, सॉरी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक होता है तुमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है ये तो वो भी देख लो, खाली बस सिंपल चीज सब देख लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको ओमेगा से लिखा जाता है, किस लिखा जाता है बोलो, ओमेगा से, ये याद होना चाहिए, ओमेगा से लिखा जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है θ/t, θ/, बोलो रे, मैंने थीटा की जगह 2π/t, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, ओमेगा से लिखा जाता है, W नहीं ओमेगा है, ये ऐसे लिखा जाता है, ओमेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो,
2 पाई बाय टी। आगे काम आएगा, अभी याद रख लो, हम इसलिए लिख रहे हैं, सब छोटा बात सब लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम एंगुलर सब काम आएगा। ओके, अब बताओ खाली 2 पाई लग गया, 1/t है ना, ये 1/t फ्रीक्वेंसी तो है ये, अरे 1/t फ्रीक्वेंसी तो है यहाँ पे, तो क्या करोगे तुम, जो फ्रीक्वेंसी निकला है ना, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसे ओमेगा जो होता है ओमेगा वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? अरे आया तो ओमेगा का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखोगे, 2 पाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, 2 पाई रहने दो, ये 2 पाई कट जाएगा। अरे अरे तुम देखो ना, वी की जगह लिखो क्या चीज, क्यू बी, देखो ना वी की जगह, ये सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू है, न्यू न्यू समझे, न्यू एन यू न्यू, तो ये न्यू है, तो 2 पाई न्यू, न्यू का वैल्यू तो निकाल चुके हो, क्यू बाय 2 पाई एम, 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा केवल क्यू बी बाय एम। समझ में आ गया? इससे ये पता चला कि फॉर्मूला में कहीं पर आर और भी स्पीड ना आ रहा है कहीं पे, न तो टाइम पीरियड के फॉर्मूला में स्पीड आ रहा है, सुनो जी, न रेडियस आ रहा है, टाइम पीरियड न तो स्पीड डिपेंड करेगा न रेडियस डिपेंड करेगा, वही टाइम पीरियड जैसा हो रहा है वैसा ही फ्रीक्वेंसी, ऐसे बोल सकते हो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चार्ज पार्टिकल के ना तो जिस पाथ पे चल रहा ना तो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, ना तो उसमें स्पीड पे डिपेंड करेगा, तीनों याद रखना। मैंने टाइम पीरियड में यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा नहीं, दोनों एक चीज दोनों बातें, जब टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता तो ना फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, ठीक है, तो याद रखना, ना टाइम पीरियड, ना फ्रीक्वेंसी और ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियस पे या स्पीड पे डिपेंड करता है, तीनों नहीं करता है, तीनों स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ये याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला वही है, कल उल्टा कर दिया, 2 पाई कहाँ चला गया, ये फॉर्मूला में 2 पाई है ना, 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखो फिर से देख लो क्या है, मेगा फॉर्मूला 2 पाई एफ है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखोगे कितना बताओ, क्यू बी बाई 2 पाई एम, 2 पाई क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने केवल लिख दिया, क्लियर हो गया अच्छे से, ये काम आएगा, बहुत काम आएगा, ये बस खाली ये छोटा में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको एक ही चीज याद रखना है, तुम 2 चीज का फॉर्मूला याद रखना है, एक है तुमको ये रेडियस का, एक है तुमको टाइम पीरियड का, बस ये 2 मैं टिक कर रहा हूँ, इस पर मैं टिक कर रहा हूँ, तुमको 2 ही फॉर्मूला ये याद रखना है, और बस ये याद रखना, एक ही टिक लगाता है, ये याद रखना है, 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम पीरियड जो होता है वो स्पीड पे और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ गया? चलो ये भी हो गया। तो पहला केस क्या बोले थे, पहला केस बोले बताओ, जब 0 और 180 पे है तो पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, क्यों, मैग्नेटिक फोर्स 0 है, वो अपना डायरेक्शन नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा सीधी रेखा में, और जब एंगल दोनों के बीच का, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसके पाथ कैसा, सर्कुलर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, चलो कोई देख लेंगे बाद में, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमने बोल दिया कि रेडियस का फॉर्मूला और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। अब चलते हैं, एक और केस करना है हम लोग को, एक और केस करना है, बोलो, केस 1 हो गया ना, केस 2, केस कौन हो गया था, ये केस 2, केस कौन हो गया, ये 2, ठीक है। केस 2 में कैसा पाथ हो गया, 90 डिग्री चला रहा, नहीं बोलो, अभी बताएंगे, इसका एक टॉपिक आएगा उसमें इसका काम आएगा। तीसरा केस देखो, केस नंबर 3। अब क्या करते हैं कि इफ थीटा न तो 0 डिग्री हो ना 180 डिग्री, 0 डिग्री का केस भी देख लिया, 180 डिग्री का भी केस देख लिया, 90 डिग्री का भी केस देख लिया, अब कोई दूसरा एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी, तो मैं लिख रहा हूँ थीटा अदर देन, मैं लिख रहा हूँ थीटा इज नॉट इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ, थीटा ना तो 0 डिग्री हो, न ही 180 डिग्री हो, और न ही 90 डिग्री हो, कुछ समझ आया? इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, तब क्या होगा, ये थोड़ा कमाल का, ये समझो अच्छा से, मान लो 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पे मान लो, थोड़ा देख लिए, ओके, तो क्या होगा, इसमें कमाल है। अब यहाँ पर समझो अच्छा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुमको, जब थीटा 0 डिग्री न हो, 180 डिग्री न हो और 90 डिग्री न हो, सर क्यों नहीं सर, 0 डिग्री के केस में देख लिया कि स्ट्रेट सीधे निकल जाएगा, ओके, स्ट्रेट पाथ निकलेगा, कैसे भागेगा चार्ज पार्टिकल, स्ट्रेट पाथ निकलेगा, क्योंकि 0 डिग्री में मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल वाला केस भी देख लिया, उसमें भी स्ट्रेट पाथ रहेगा,
मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा। 90 डिग्री में देख लीजिए सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। ओके, अब देखते हैं इन तीनों एंगल के अलावा तो इसमें पाथ कैसा होता है। मैं अभी तुमको समझाता हूँ, देखो कैसे, अच्छा समझना। ओके, सेम चीज समझो। जैसे मान लो फिर वही बात लिखेंगे, ये मैग्नेटिक फोर्स है अपना। क्या करते हैं, ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट केस है ये, इंपॉर्टेंट केस है ये। क्या है बताओ? देखो, मैं समझाने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बताओ क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और वेलोसिटी मैं लेता हूँ कुछ एंगल पे इसके, कोई एंगल मान लो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कुछ भी है। ओके, मैं इस वेलोसिटी को मान लेता हूँ भी, क्या मान लेता हूँ, और एंगल मान लेता हूँ इनके बीच का क्या चीज, थीटा। ये थीटा जो है कितना है एंगल, बताओ कितना एंगल है? कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, कुछ भी हो सकता है, बस 0 और 180 या 90 नहीं है, उसके अलावा है। तो मान लेते हैं 60 डिग्री है, मन में सोच लो 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, देखने से डायग्राम के हिसाब से तो लग रहा है कि 0 और 90 के बीच में है। कोई भी एंगल, मैंने थीटा बोल दिया इसको, क्या बोल दिया बोलो? थीटा बोल दिया। थीटा क्या है ये? थीटा अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब तुम बताओ, अब चार्ज पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, गौर कर रहे हो? ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर मूव कराया गया, फेंका गया। ओके, माने ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। ओके, तो इस केस में देखते क्या होता है कहानी। तो देखो, इस अभी को कंपोनेंट कर दो, कितना कंपोनेंट कर दो? दो। एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो करो करो करो, तो जानते हो ना, जो थीटा टचिंग होता है उसमें कॉस से मल्टीप्लाई होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसमें साइन से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको आप दो टुकड़ा में तोड़ दो, इसका कंपोनेंट कर दो। क्या कर दो बोलो? कंपोनेंट कर रहे हैं, इसका कंपोनेंट कर रहे हैं, मैंने इसको तोड़ रहा है। तो भी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, बोलो। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। ओके, इस कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूं, बताओ क्या? भी कॉस थीटा। जल्दी बोलो, क्या बोलूंगा मैं इसको? भी कॉस थीटा, माने वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यही बोलो, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के। और एक बनाएंगे इसके परपेंडिकुलर, एक बनाएंगे इसके परपेंडिकुलर, बोलो, बनाओ इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ना, इसके परपेंडिकुलर। ओके, इसको बोलेंगे भी साइन थीटा, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। नहीं, तो भी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और भी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। अब तुमको अब ये इस वेलोसिटी को भूल जाओ, अब इस वेलोसिटी को भूल जाओ। अब इस वेलोसिटी का कितना पार्ट हो गया? दो पार्ट होगा, दो पीस कर दिया, दो टुकड़ा कर दिया, दो कंपोनेंट हो गया। एक कंपोनेंट हो गया जो कि भी कॉस थीटा है, भी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और भी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब तुम बताओ, इसकी वजह से, ध्यान सुनो अच्छा से, ध्यान से, यही सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। ये भी कॉस थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल में, सर बोले थे कि अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो लगेगा, और जीरो लगेगा तो चार्ज पार्टिकल सीधी सीधी मूव करेगा, मतलब सीधे जाएगा। ओके, तो इस वाले वेलोसिटी के कारण, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल सीधे जाएगा स्ट्रेट लाइन में। अभी पढ़ के आए हो, पढ़ के आओ ना, कि अगर जीरो सेम डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, या तो पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट में जाना चाहेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। माने भी कॉस थीटा के कारण, भी कॉस थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। राइट, क्लियर हो गया? क्योंकि पैरेलल, समझ आ गया? स्ट्रेट पाथ होगा, क्या होगा? स्ट्रेट पाथ, क्लियर हो गया? माने आगे जाएगा, राइट जाएगा, राइट, इस डायग्राम के हिसाब से। और ई वाला क्या कहेगा? ई वाला तो 90 डिग्री पे लग रहा है, और 90 डिग्री जब भी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे कोई वेलोसिटी होता है तो सर्किल में घुमाएगा। किसमें घुमाएगा ये? अभी दूसरा केस करके आए ना, ये क्या करके आए कि अगर 90 डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, 90 डिग्री तो सर्किल में घूमेगा। किसमें घूमेगा? 100 बात की एक बात है कि एक कंपोनेंट इसको स्ट्रेट में ले जाना चाहेगा और दूसरा कंपोनेंट इसको सर्किल में घुमाएगा, तो देखो कैसे जाएगा, आगे भी जाएगा और सर्किल में भी घूमेगा। दो कर रहे हो, मैंने सर्किल में भी घूमेगा और आगे भी जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? स्प्रिंग के जैसा। देखो ना, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन पाथ? समझा गया अच्छा से? यहाँ पे जब भी तुमको 0 डिग्री, 180 या 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होगा तो उस केस में वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा जो कि उसको स्ट्रेट पाथ में ले जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में उसको मोशन कराएगा, और बी साइन थीटा जो कि उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो उसको सर्किल में घुमाएगा। तो पाथ बनेगा ऐसा। देखो पाथ कैसा बनेगा, देखो देखो कैसा पाथ बनेगा, ऐसे। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ। इसको बोलते हैं हेलिक्स। ओके, हेलिकल पाथ कैसा पाथ होगा ये बताओ?
हेलिकल पाथ माने कैसा कैसा होता है, ये स्पाइरल होता है, स्पाइरल, यही बोलो कि स्प्रिंग के जैसा, स्पाइरल पाथ बोलते हैं इसको, ठीक है, हेलिकल पाथ। समझ में आ गया? कैसा पाथ हो गया, कैसे बना, समझ में आया? ये वाला कंपोनेंट सर्किल में घुमाएगा, इसके कारण किस में घूमेगा, सर्किल में, और ये वाला कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा, तो सर्किल भी बनेगा और आगे भी जाएगा, सर्किल भी बनेगा और आगे भी जाएगा, सर्किल बनेगा और सर्किल भी बनेगा और आगे भी जाएगा, सर्किल भी बनेगा और आगे भी जाएगा, आगे आगे भी जाएगा, इस तरह का हेलिकल पाथ बनेगा, इसे बोलते हैं हेलिकल पाथ। ओके, स्प्रिंग के जैसा, समझे बात को? बोलो कैसा पाथ बनेगा, जल्दी बोलो। हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। बराबर बराबर कोशिश करो बनाने का, ठीक है, ऐसा हेलिकल पाथ। कैसा पाथ बोलो, हेलिकल पाथ, ठीक है। अरे क्लियर है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, हेलिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया? सर्किल आगे आगे जा रहा है स्प्रिंग के जैसा, तक लिखोगे, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर पहले बताओ, यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, यहाँ पर लिखो ट्रेजेक्ट्री, पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ। ट्रेजेक्ट्री बताओ, ट्रेजेक्ट्री माने कि कैसा, इसके मोशन के पाथ कैसे होंगे, मोशन के पाथ कैसे होंगे, तो बोलो पाथ इसका जो होगा वो कैसा होगा, हेलिकल पाथ, या हेलिक्स बोल दो चलेगा, हेलिक्स, हेलिक्स बोलो या हेलिकल पाथ होगा, हेलिक्स, ठीक है। क्लियर हो गया? ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री पे रहता तो कैसा बनता है पाथ, जल्दी बताओ, सर्कुलर, 90 डिग्री पे सर्कुलर, 90 डिग्री पे सर्कुलर, 0 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, और अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री पे हेलिकल पाथ होगा। ओके, समझ में आ गया? सुनो सुनो, अब इसमें सर फॉर्मूला क्या बनेगा, अब दो सर्किल में भी घूम रहा है तो इसका सर्किल का रेडियस भी होगा, नहीं होगा? और उसके अलावा जो है, चूंकि यहाँ पर हमने पहले बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह सर्किल जो का साइज होगा सेम रहेगा, सर्किल का साइज सेम 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 सेम, ओके, क्योंकि कुछ चीज चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, चार्ज पार्टिकल चेंज नहीं कर रहे, मास भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेम रहेगा। जितना बड़ा सर्किल ये बनेगा उतना बड़ा सर्किल बड़ा बड़ा सर्किल बनेगा। ऐसे से देखोगे तुमको, यहाँ सामने से दिख रहा है, ऐसा सर्किल नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे से होगा, ऐसे से, ठीक है, सर्किल बनेगा। कुछ समझे बात को? अरे समझे कुछ हो? हाँ, और जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो हो सकता है कि बड़ा छोटा सर्किल हो, बड़ा सर्किल हो, फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, या छोटा हो, जैसे मान लो पहले बड़ा है फिर छोटा होता जाएगा, छोटा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग के सिलेबस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, समझ में आ गया अच्छे से? अरे क्लियर है? अब फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि सर्किल में घूम रहा था, रेडियस भी निकालोगे, टाइम पीरियड भी निकालो, सब कुछ सेम रहेगा। बताओ सुनो, फॉर्मूला का पर क्या है बताओ, अलग से निकालने की हमको जरूरत नहीं है, बताओ फॉर्मूला का पर क्या है, रेडियस का बताओ, जल्दी बताओ। एम भी बोलो, क्यू भी, पढ़े ना पढ़े? अरे जब सर्किल में रेडियस निकाल 90 डिग्री वाला किस में निकाला है? अरे सुनो तो पहले इधर, अगर सर्किल में घूम रहा है तो सर्किल की रेडियस पड़े ना एम बी बाई क्यू बी, क्योंकि वही सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पर वहां पे स्पीड भी था, बट यहाँ पे स्पीड कितना है बताओ, स्पीड कितना है? यही है ना जो कि इसको सर्किल में, इसके कारण सर्किल में घूम रहा है, इसके कारण वो सीधे जा रहा है। तो रेडियस किसके कारण बनेगा? सर्किल में घुमाने वाला जिम्मेदारी है ना, है इसकी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे स्पीड भी नहीं है, बल्कि वहां पे स्पीड भी था, बट यहाँ पे भी साइन थीटा है, भी, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस खाली भी की जगह क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा, भी साइन थीटा, माने अब भी की जगह भी साइन थीटा कर दी, बस यही चेंज हो गया। ओके, अब फॉर्मूला सेम रहेगा, एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी, बस यही है। रेडियस, ये रेडियस, सर्किल में घुमाने की जिम्मेदारी किस कंपोनेंट की? भी कॉस थीटा की, भी साइन थीटा की, बस भी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सर्किल में घुमाता है, तो फॉर्मूला सेम हो गया, खाली भी की जगह भी साइन थीटा आ गया, क्योंकि भी साइन थीटा बन गया, नहीं है। और ये वाला फॉर्मूला में देखो तो क्या था जल्दी बताओ, एम बी बाई क्यू बी, बस वहां स्पीड खाली भी था, वो तो 90 डिग्री पे ही था, बट यहाँ पर भी साइन थीटा 90 डिग्री पे है, तो भी साइन थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत? और टाइम पीरियड का निकाला था, टाइम पीरियड का निकाला था 2 पाई, बोलो 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये ना पढ़ते हैं? देखो ये फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला होगा, बट खाली यहाँ पर चेंज हो 2 पाई एम बी, वही रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड करता ही नहीं है, रेडियस पर डिपेंड, यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि स्पीड तो ही नहीं, अगर भी रहता तो ना भी की जगह भी साइन थीटा लिख देते हैं, बट स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, सेम बात, वही कहानी। अब तुम चाहो कि नहीं सर हम इन्हें पूरा निकालेंगे सर, हम आपका बात नहीं मानेंगे सर, हम निकालेंगे, तो लिखो फिर वही बात लिखो कि किस कंपनी का कारण सर्किल में घूम रहा है, एम भी साइन थीटा के कारण सर्किल में घूम रहा है, बोलोगे कि सर्किल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, क्या लिखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अपन लगा होगा, बताओ क्यू भी
बी साइन थीटा कल लिखोगे भी साइन थीटा, ऐसे लिखो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लिखो क्यू बी भी साइन थीटा, भी की जगह भी साइन थीटा लिखोगे ना। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया फॉर्मूला में एम वी स्क्वायर बाय आर, बोलो आर, आर को क्रॉस करो, आर को क्रॉस करो, इधर इधर लाओ सर, एम बी स्क्वायर बाय क्यू बी भी साइन थीटा, एक भी से एक भी, बोलो गलती ना किया क्या, एम बी स्क्वायर, ये गलती हो गया, ये गलती क्या हुआ यहाँ जानते हो, ये भी की जगह भी साइन थीटा होगा, क्या होगा बोलो, क्योंकि भी साइन थीटा इसको सर्किल में घुमा रहा है, तो लिखोगे भी साइन थीटा का स्क्वायर एम भी स्क्वायर बाय, हाँ आप सही है, आर को इधर ले आओ, आर इक्वल टू हो जाएगा सर एम भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, बोलो यहाँ बोलो, यहाँ बोलो क्यू भी बी साइन थीटा, मैं सीधा गुना करके लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत, कुछ कट रहा है तो कट रहा है, साइन से साइन खलास, भी से भी, फॉर्मूला क्या बना होता है बताओ, एम भी साइन थीटा बट्टा क्यू बी, क्या कि भी साइन थीटा कट गया, वो साइन साइन कट गया, भी से भी कट गया, फॉर्मूला वही ना आया, डिफरेंट थोड़ी फॉर्मूला आया, पहले बोलते थे फॉर्मूला वही आएगा, वही फॉर्मूला आया, बस भी की जगह भी साइन थीटा के कारण सर्किल में वो घूम रहा है, और भी कॉस के कारण वो आगे बढ़ेगा, आगे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो निकल पाता हो, तो ये अब टाइम पीरियड निकालो, सर्किल की वजह से इसका टाइम पीरियड है, सर्किल की वजह से ना निकालोगे टाइम पीरियड निकालो, चलो सर टाइम पीरियड निकालिए, सर टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड क्या था पहले से बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पड़ता है, 2 पाई आर डिस्टेंस बाय स्पीड, बोलो बड़का भी लिखना, 2 पाई आर, ओके यार रेडियस रख दो ना, स्पीड को ऐसे रहने दो, और रेडियस का फॉर्मूला बोलो, रेडियस का फॉर्मूला बोलो सर, रेडियस का फॉर्मूला ये है एम भी साइन थीटा, भी की जगह यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, गलती हो गया एक चीज गलती क्या हो जानते हो, इस भी की जगह लिखना पड़ेगा भी साइन थीटा, क्योंकि भी साइन थीटा के कारण सर्किल में घूम रहा है ना, इसलिए आप फॉर्मूला लगा दो, चलो 2 पाई भी साइन थीटा को ऐसे दो, और आर की जगह कौन वाला वैल्यू, ये वाला कल लिखो, बताओ एम भी साइन थीटा बाय क्यू बी, कुछ कट रहा है देखो तो, भी साइन थीटा कट जाएगा, तो भाई आंसर आ गया, भाई सेम ही आंसर है, कोई अंतर नहीं है, 2 पाई एम बाय क्यू बी, लो यही है, लो फॉर्मूला वही आया, क्योंकि स्पीड पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो फॉर्मूला वही है, टाइम पीरियड रहेगा, फ्रीक्वेंसी करोगे तो भाई उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी करेंगे सर, फ्रीक्वेंसी मैंने कि छोटका भी ऐसे लिखोगे, ऐसे छोटका भी के जैसा लिखोगे, ऐसे छोटका, चलो ऐसे, ये स्पीड नहीं है फ्रीक्वेंसी है, ये कैपिटल भी लिखोगे, अंतर देना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ओके ऐसे ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है करके, चलो बताओ क्या उल्टा करते हैं, क्यू बी बाई 2 पाई एम, सेम ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी हुआ, टाइम पीरियड हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ, ये सब रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बता दिया अभी बता दिया, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ना, भाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई कट जाएगा, तो आंसर आएगा क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई काम आएगा, ये भी हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी स्पीड में अंतर, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में अंतर होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब एक चीज यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, अब तुम बताओ, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जा रहा है ना, एक चीज सुनो, बताओ सर्किल ही घूम के दो, या देखो सर्किल घूम के आगे जा रहा है, तो एक सर्किल से दूसरा सर्किल बन रहा होगा ना, तो एक सर्किल से दूसरे सर्किल के बीच कुछ दूरी है कि नहीं है, दूरी है कि नहीं है, दूरी, इस दूरी को बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं इसको, पिच बोलते हैं, क्योंकि सर्किल घूम के आगे जा रहा है ना, क्योंकि भी कॉस्टस को आगे ले जा रहा है, भी कॉस्टस को आगे ले जा रहा है, सर्किल बन रहा है किसी कंफ्यूजन के कारण, तो आगे कौन ले जा रहा है, भी कॉस्ट है ना, तो एक सर्किल से दूसरे सर्किल के बीच में एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में, देखो ऐसे सर्किल है, देखो सर्किल यहाँ से स्टार्ट हुआ, सर्किल बनना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ी कैसे बनेगा सर्किल, नो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, अब यहाँ अब हुआ एक सर्किल पूरा हुआ, ठीक है, कैसे समझे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ बनना, मान लो ऐसे तो आगे भी जाएगा तब सर्किल पूरा हुआ, ओके, तो जितना एक चक्कर में जितना दूरी तय किया उसको बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, तो पिच किसके कारण बनेगा, भी कॉस्ट के कारण, तो डिस्टेंस है, पिच क्या है, डिस्टेंस है, तो देखो मैं लगाता हूँ, पिच निकालो, पिच किस क्या बोलते हैं, पिच लिख रहा हूँ, पिच सर, पिच है क्या,
देखो पिच क्या है बताओ, ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ पिच, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। पिच 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 क्या है जरा बताओ। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पिच, PITCH ना, पिच सही है। पिच द डिस्टेंस कवर्ड in helical motion in helical motion in one cycle, in one एक साइकिल में, the distance covered in helical motion in one cycle by charge particle, by charge particle is called pitch, is called pitch। पिच का डेफिनेशन लिख दिया मैंने, ठीक है, ये पिच का डेफिनेशन हो गया, समझ में आ गया। पिच क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन हेलिकल मोशन इन वन साइकिल बाय चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पिच। पिच का वैल्यू निकालोगे फॉर्मूला, पिच किसके कारण बनेगा, v cos थीटा के कारण के v sin थीटा के कारण, तो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ। स्पीड इक्वल टू होता है सर, स्पीड इक्वल टू सर बोले थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम बोले थे ना। और डिस्टेंस इक्वल टू निकाला तो क्या करोगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको तो अभी पिच निकालना है, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस से पूछ देगा एग्जाम में, मान लो बोल दिया पिच का ऐसा नहीं होता, तो मीटर का डिस्टेंस है, मीटर होगा। पिच का पूछ दिया किसी चीज जो डिस्टेंस है, कोई चीज का डेफिनेशन में लिखा हुआ डिस्टेंस है, समझ जाओ वो मीटर है सर। तो पिच का डिस्टेंस पूछेगा तो क्या बोलोगे, मीटर, सिंपल बात है। तो पिच निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्पीड कितना है सर, v cos थीटा एंड टू टाइम, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, तो v cos थीटा और टाइम पीरियड तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी, खत्म, यही है, यही है, ठीक है। दिस इज पिच, दिस इज पिच। पिच किस पर डिपेंड करेगा, सोचो पिच पर किस पर डिपेंड करेगा सर। पिच जो है सर, मैं दो वर्ड से देखो, पिच वेलोसिटी के v cos थीटा कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, v cos थीटा डिपेंड पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। तो v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल के, और चार्ज पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ये पिच का फॉर्मूला, एग्जाम में पिच बोल देगा पिच किस पे डिपेंड करता है, ओके, और समझे कि नहीं। पिच रेडियस पे डिपेंड करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि जब स्पीड पे डिपेंड कर रहा है तो रेडियस पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली है। अरे समझे, क्योंकि पिच में तुमको देखो ना, स्पीड भी आ रहा है तो, और फिर उसके बाद मास भी आ रहा है, चार्ज भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। हाँ जनरली जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो है, और मास उस चेंज नहीं करो, भी चेंज नहीं करो, तो कांस्टेंट रहेगा, माने सेम सेम साइज का, बराबर बराबर दूरी, एक सर्कल फिर एक सर्कल, एक सर्कल बराबर बराबर दूरी तय करेगा। बट यहाँ पर कांस्टेंट पिच होगा। लेकिन जब तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो उस केस में तुम्हारा पिच का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से, ये पिच बता दिया। पिच क्या है, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर सर्किल को एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी है वो आगे ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, वो डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे पिच। पिच के साइन रूट क्या होगा ये बताओ। छोटे छोटे बात सब पूछ सकता है एग्जाम में, तो हर बार लिखाना कोई जरूरी नहीं है, ओके। और पिच, पिच किसका, पिच हेलिकल का, पिच ऑफ द पिच इज मीटर, मीटर 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 मीटर, या डायमेंशन पूछे तो आर बोल दोगे, एल बोल दोगे, एल लेंथ होता है, ठीक है। पिच द डिस्टेंस कवर्ड इन हेलिकल मोशन इन वन साइकिल बाय चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पिच, खत्म, डेफिनेशन। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गया अच्छे से। अरे क्लियर हुआ। 3 केस किए हैं। पहला केस जब पैरेलल मूव करे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ या एंटी पैरेलल, तो उस केस में पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ओके, मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। जब सर्कुलर मूव करेगा तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। सर जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे मूव करेगा तो पाथ होगा सर्कुलर। सर्कुलर के लिए रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया और मैंने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर दिया। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये रेडियस पे और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। उसका हेलिकल पाथ का बनेगा जब 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री के अलावा अगर रहेगा तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको स्ट्रेट पाथ में मोशन करवाएगा, आगे ले जाएगा, अब भी सेंटर उसको सर्किल में घुमाएगा, तो हेलिकल पाथ बनेगा, हेलिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूला भाई खाली तुम वाला याद रख लो के इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, एम बी बाई क्यू बी। तो अगर हेलिकल 90 डिग्री के अलावा एंगल है, कोई दूसरा एंगल है अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90, तो उसमें भाई एम भी साइन थीटा कर दो बाई क्यू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भाई रहेगा क्यू बी बाई, सॉरी ये 2 पाई आर बाई 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, है ना।
चाहे वो कोई पाथ हो, कोई हेलिकल मोशन हो या चाहे सिमिलर, पिच बता ही दिया। अब चलते हैं, अब एक लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, रुको बिल्कुल अभी चिंता नहीं करो, अब मैं समझा देता हूँ खटाखट खटाखट। चलो नहीं बोलो ज्यादा। एक है लॉरेंस फोर्स, क्या है बताओ? लॉरेंस फोर्स, इसको समझो, लॉरेंस फोर्स। देखो लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं कि अगर मान लो कहीं पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये, अब तुमको पता है मैग्नेटिक फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, क्योंकि उसका वर्क डन जीरो होता है इसलिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, बट ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, ओके, इसलिए स्पीड चेंज करता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा 90 डिग्री पे लगता है ना, समझे नहीं, इसलिए वो केवल डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो देखो अगर तुमने किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रख दिया तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के दोनों का वेक्टर सम ले लोगे, जो नेट फोर्स आएगा उसी नेट फोर्स को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स किसे बोलते हैं? सर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाल दिए और मैग्नेटिक फील्ड में भी, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे, उसको बोलेंगे लॉरेंस फोर्स, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, ठीक है। द नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स का इक्वल होता है Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इनटू E, जानते हो ना, F इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े ना, E इक्वल टू F बाई Q होता है कि ना होता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनटू E। अरे समझे कि नहीं समझे? तो Q इनटू E हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और उसका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इनटू V क्रॉस B, ये हो गया तुम्हारा लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझे? और इस केस के अगर हिसाब से देखोगे तो हमने तो क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है जे डायरेक्शन में, कौन डायरेक्शन में बताओ? मैग्नेटिक फील्ड जे कौन डायरेक्शन में दे दिया? जे डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमने तुमको किस में, एक्स आई डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जे डायरेक्शन में और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी दे दिया आई डायरेक्शन में, ठीक है। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना गया, 90 डिग्री पे, जब आई जे के परपेंडिकुलर तो 90 के होता है। अब ऐसे डायरेक्शन का क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ऊपर को। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंशन मत लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तो चिंता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी उसी उधर ही है, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है तो फोर्स भी उधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा आई डायरेक्शन में, उसका चिंता करने की जरूरत, तो आई डायरेक्शन में ही लिखा हुआ, ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स की बात करोगे तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन में, और वेलोसिटी है तुम्हारा आई डायरेक्शन में, कैसे करोगे? मैग्नेटिक चारों उंगली को डालोगे मैग्नेटिक फील्ड में, डाल दिया, अंगूठा डालोगे किधर, राइट साइड, तो तुमको ऐसे कर दिया, हथेली किधर खुला हुआ है, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर होता है प्लस के कैप, अंदर की ओर माइनस की, प्लस के कैप लिख दिया, तो के कैप लिख दिया, 90 डिग्री है एंगल, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री था, तो क्यू भी है, इस एग्जांपल के तहत लिख दिया। एग्जाम में अगर लॉरेंस फोर्स पूछेगा कि डिफाइन लॉरेंस फोर्स, ये डेफिनेशन और यहाँ तक लिखना, बस यही तक लिखना, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं इसका, चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों 90 डिग्री पे लग रहा है ना, तो ये रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ही जो जैसे करते हो, ये QE का स्क्वायर है, QVB का स्क्वायर, Q स्क्वायर कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया उस लॉरेंस फोर्स का, समझे बात को? तो एग्जाम में अगर लॉरेंस फोर्स पूछ देगा तो तुम केवल यहाँ तक लिखोगे, डायग्राम बनाओ ना, बना चलेगा, ठीक है, कि अगर कहीं पर चार्ज पार्टिकल को मूव कराया गया है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो किसकी स्पीड को चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, नेट फोर्स को बोलेंगे लॉरेंस फोर्स, खत्म। लॉरेंस फोर्स का ऐसा यूनिट बताओ, यानी फोर्स है तो न्यूटन ना होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब है एक टर्म है तुमको क्रॉस फील्ड, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे इस वाले एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों क्या एक दूसरे के, तब उसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड। माने क्रॉस फील्ड मतलब क्या हो, दोनों क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस कर रहा है यानी कि 90 डिग्री पे, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, दोनों 90 डिग्री पे हो, तो उस फील्ड को बोलेंगे क्रॉस फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड। हाँ, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है उससे मतलब नहीं हमको, चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे जनरली। चलो ठीक है, अब एक सेटअप होता है, ध्यान सुना, वेलोसिटी सेलेक्टर, क्या चीज होता है? इसी सेटअप का इस्तेमाल करके जे थॉमसन साहब के बारे में तुम सुने होगे, 11th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे कि जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवरी करने के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो निकाला था,
चार्ज मास रेशियो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन का तुम आजकल तो जानते हो, आजकल तो बहुत आसानी से सर इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, होता ही नहीं होता है। अब मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये निकाल लूंगा, आजकल तो बहुत आसान था, उस टाइम नहीं पता था। ओके, तो वो कैसे निकाला गया था, ध्यान दो। जब ये पहली बात समझना इंपॉर्टेंट है, आज ना पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, इसका इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल, इतना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसको तराजू लेगा तोड़ लेगा आदमी, आप बोल देगा मास इतना है। नो, उस टाइम में जब जे थॉमसन साहब ने चार्ज मास रेशियो निकाला था, तो उस टाइम में इलेक्ट्रॉन का बोलो चार्ज पता नहीं था, मास भी पता, केवल पहले रेशियो निकला। रेशियो के बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला, फिर चार्ज पता चला, तब जाकर के चार्ज को उसके रेशियो से जे थॉमसन साहब ने रेशियो निकाला और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला एक और दूसरे एक्सपेरिमेंट से। और जब दोनों को भाग किया तो ई कट गया, तब जाके इलेक्ट्रॉन का मास निकला, तौल के नहीं, साइंस का टेक्निक इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास निकला तब जब पहले निकला चार्ज मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, फिर कोई आया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, अब बाद में फिर जाकर दोनों को भाग करके उसका इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया, तौल के नहीं। तौलना पॉसिबल नहीं है, इतनी छोटी पार्टिकल है। ठीक है, समझा गया। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास रेशियो को इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ओके, देखो अब भाग करोगे तो इससे ये हो जाएगा, तुम देखो ना, ये 1.16 160 कर देते, रुको ना, 1.6 पॉइंट करते हैं, 16/9 कर दे इसको, -31 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -31 ना, तो बोलो ना +31 तो हो जाएगा, तुमको कितना हो जाएगा 1.6 करेगा, 91 बचा, 91 और ये होगा तुमको 19 ज्ञात करा हो जाएगा, -19 में 31 -12 +12 ठीक है। तो 160 इधर कर दो, आइए 91 को हम 90 लिख देंगे लगा करने के लिए, 10 के बाद ये हो जाएगा तुमको 12 कितना हो जाएगा, 11 बचेगा, एक इधर ले लिया 10, ठीक है, एक दूसरे ले लिए। तो अब भाग करोगे तो ये 1.7 10 के बाद 11 कूलम पर केजी, कूलम पर भाई आता है ये। तो एग्जाम में पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज बताओ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज मास रेशियो। ठीक है, तो कैसे मिस्टर जे थॉमसन साहब ने कैसे चार्ज मास रेशियो का फॉर्मूला कंसेप्ट इस्तेमाल किया था, निकाला था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे 12th में तुम चूंकि मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो वो क्लियर हो जाएगा, 11th में अच्छा सा मैग्नेटिज्म नहीं उतना जानता है तो दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे समझ जाओगे तुम अच्छा से। तो देखो एक कंसेप्ट है वेलोसिटी सेलेक्टर, कैसे बताओ, उन्होंने क्या सुनो क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा जगह फेंका जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा गया, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड भी रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए चुंबक लगा दिया या कोई करंट कैरिंग वायर लगा दिया, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लेट लगा दिया, प्लस माइनस प्लेट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इस रीजन में और मैग्नेटिक फील्ड भी है इस रीजन में। क्या बोला फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब सुनो अच्छा से, क्योंकि प्लेट है नहीं है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जल्दी बोलो, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो प्लस से माइनस की ओर जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस से माइनस की ओर। अरे बैटरी बनाते हो ना, बैटरी ऐसे करके प्लस और माइनस दोनों, तो ऐसा ही बनाना है। यहाँ पे एक प्लेट है प्लस माइनस ऐसे करके, जैसे कैपेसिटर बनाते हो ना प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, ऐसे बनाते हो, प्लस से माइनस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, नीचे की ओर यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में, यानी कि वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में बोलो, नेगेटिव जे डायरेक्शन, माइनस जे डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, माने कि माइनस के डायरेक्शन में, माने कि बोर्ड के अंदर जा रहा है, क्रॉस लगाए ना ये क्रॉस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा नीचे की ओर है, दोनों 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होता है उसका बोलते हैं क्रॉस फील्ड। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फेंका, मूव करवाया, एकदम फेंका मूव करवाया, और फेंक करके किस फील्ड में फेंका, क्रॉस फील्ड में। क्रॉस फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और अब ध्यान सुनो, जब इलेक्ट्रॉन को फेंका जाता है, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मुड़ गया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मुड़ गया। क्यों, सोचो ये, क्योंकि जानते हो कि जब भी तुम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डालोगे तो फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, चार्ज पार्टिकल तुम इधर फेंक लो, फोर्स तो ऊपर लगेगा, अरे बोलो ना, तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है। ठीक है, अरे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, अगर कोई चार्ज पार्टिकल तुम ऐसे फेंक रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अब वेलोसिटी इधर उधर, तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की ओर है तो फोर्स लगेगा नीचे की ओर। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन देखा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर भाग गया यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कम लग रहा होगा, और कुछ में इलेक्ट्रॉन को देखा गया नीचे भाग गया, डेविएट हो गया, जो नीचे भागने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा और मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। तो ये वो रीजन है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ गया समझ जाओ कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है मैग्नीट्यूड में और इलेक्ट्रिक फोर्स कम है,
और ये नीचे अगर आ गया कुछ इलेक्ट्रॉन तो समझो कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स है। और बिना मुड़े निकल गया तो समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का है बराबर है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है नीचे, दोनों बराबर हो जाएगा तो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, सीधे बिना मुड़े निकल जाएगा। कुछ समझे बात को? तो अब किस भाई सोचो, बिना मुड़े निकल गया, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को बराबर करके उन्होंने चार्ज मास रेशियो निकाला। समझे? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अरे समझे? ये कंसेप्ट है, ये बहुत कमाल का कंसेप्ट है। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, माने कि उस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने पकड़ा जो इलेक्ट्रॉन बिना, जैसे यहां से फेंका ना इलेक्ट्रॉन को, तो इस सेटअप से मान लो, इस सेटअप है वेलोसिटी सेलेक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इधर मुड़ के भाग गया समझ जाओ कि उसके इसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, नीचे मुड़ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, तो उसमें बराबर तो कर नहीं कर सकते थे। और ये अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जैसे फेंका उसे बिना मुड़े निकल गया, बिना मुड़े निकल गया, विदाउट डेविएशन के, बिना डेविएशन के, समझ जाओ कि वो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू सेम है, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। अब इसको सेम करके यहां से वेलोसिटी निकाल लिया उन्होंने, कैसे? देखो ये देखो, इन वेलोसिटी सेलेक्टर चार्ज पार्टिकल बिना डेविएशन के निकल गया, ये ओके, बिना डेविएशन का, ओके, बिना डेविएशन के मुड़ के निकल जाएगा, तो बिना डेविएशन के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q into E होता है, मैग्नेटिक फोर्स का Q V sin 90 है, 90 है मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के बीच में एंगल, ओके। तो यहां पर E इक्वल टू V भी आया, अब यहां से V निकाल सकते हो, V क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालो तो B बटा में जाएगा, B बटा में जाएगा, तो E by B, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, E by B, कि जिस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, वो इलेक्ट्रॉन बिना मुड़े, बोलो बिना डेविएशन के निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। और इससे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाला, जो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाला जो बिना मुड़े, बिना डेविएशन के निकल गया। अब फॉर्मूला एग्जाम में पूछा हुआ है, वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे याद रखना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हो, चैप्टर स्टार्ट किया तो याद करना, ट्रिक बता रहा हूं, क्या ऑप्शन कभी एग्जाम में आएगा ना तो ऑप्शन दिया रहेगा B by E, ऐसे दिया रहेगा, B इक्वल टू E by B, ऐसा ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, B इक्वल टू E B, ओके नन, तो कब मारोगे आंसर, बच्चा तो पहली बार में देख कर डर जाएगा। तो इस याद करने का ट्रिक बता रहा हूं कि रेशियो है, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है वेलोसिटी, ओके। कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को भाग कर दो, अगर दोनों चीजें हैं वहां पर, ओके। बट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ोगे, क्योंकि तुम चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले पढ़े, चैप्टर 1 चैप्टर 2 समय तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो, तो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं ये, ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आता है, मैग्नेटिक फील्ड बाद में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड कभी भूलोगे नहीं, को समझे? क्योंकि ये फॉर्मूला पूछ देता है, द V इक्वल टू E by B, ओके। एट दिस वेलोसिटी चार्ज मूव्स विदाउट डिफ्लेक्शन, इस वेलोसिटी पे चार्ज क्या हो जाता है, बिना मुड़े निकल जाता है, ठीक है। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा वैल्यू हुआ, इस वेलोसिटी से ज्यादा वैल्यू हुआ, ओके, E by B से ज्यादा हुआ, समझ जाओ कि E by B से ज्यादा हुआ तो डेविएट नहीं करे, माने कि बिना डेविएशन नहीं निकलेगा, बल्कि डेविएशन शो करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, डेविएशन शो करेगा, ओके। अरे क्लियर है? अब ये तो पढ़े हुए, रेडियस का फॉर्मूला होता है कि mv by qb, अरे पढ़े हो ना, पढ़े हो ना, तो यहां से बताओ m by qb को ऐसे रहने दो, अब b की जगह ई वाला वैल्यू रख दो, E by B, चलिए निकाल चुका है, आई कैलकुलेशन हो चुका था, E by B निकाल दिया, E by B यहाँ पर रख दो तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना करो, काट नहीं दो स्क्वायर, तो mv स्क्वायर बाय qb, ओके। अब यहाँ से q by m चाहिए, देखो q by m दिखाई दे रहा है, q को इधर ले आओ और m को, अरे q नीचे वाला ऊपर आएगा, m ऊपर वाला, और ये r बटा में जाएगा, तो E by इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उन्होंने चार्ज मास रेशियो निकाला था, ये q by m, इलेक्ट्रॉन का को भी चार्ज है, ये मास है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही था उन्होंने कितना लगाया था, आर उनको पता चल गया कैलकुलेशन करके रेडियस का, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड भी उनको पता था, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उन्होंने निकाला था वैल्यू 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। और ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले उन्होंने वेलोसिटी सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उस चार्ज पार्टिकल जो बिना मुड़े निकल गया, और उसका तो यहाँ रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी, क्यों चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर में रेडियस यही होता है, उसको वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर निकाल दिया आंसर, ठीक है। इस कंसेप्ट का उन्होंने इस्तेमाल करके, वेलोसिटी सेलेक्टर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास का रेशियो निकाला था, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर इलेक्ट्रॉन, किसका निकाला चार्ज मास रेशियो, जे थॉमसन, किसका निकाला, इसी के लिए उनको जाना जाता है, 4n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का उन्होंने क्या निकाला, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकाली, 1.67 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है, चार्ज मास का रेशियो निकाला, समझे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बोलते हैं तुमको जानते हो, बोलेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से गुना करते थे, एक क्या आता था, V इक्वल टू E by B, तो यहां से क्रॉस करके निकाल लोगे, ओके, तो दिक्कत, ओके, चलो आ जाओ, अब एक टॉपिक है, ये टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, क्या चीज बताओ,
लिखा हुआ है बस साइक्लोट्रॉन लॉन्ग टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में यहाँ से बन रहा है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन पहले पूछा जाता है, आप पूछा नहीं जाता, चिंता नहीं करना, एग्जाम में चांसेस कम है इसका आने का, ठीक है। लेकिन पढ़ लो ऑब्जेक्टिव वाला के लिए, बाकी तुम्हारा मेरा सिलेबस है, लेकिन अब न्यू सिलेबस में एनसीईआरटी से हटा दिया, बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है, जितना भी स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं ना सब में है, बट एनसीईआरटी का कर दिया, हटा दिया, सीबीएसई बोर्ड हटा दिया और जेईई नीट से शायद आते हैं हटा दिया, ठीक है, लेकिन स्टेट बोर्ड में है, ठीक है। आ जाओ साइक्लोट्रॉन लॉन्ग टाइप का, लेकिन आता नहीं है, बहुत दिन से नहीं आ रहा है, पहले आता था, एक दो बार आया हुआ है शुरू में, अब नहीं आ रहा है लॉन्ग टाइप का। तो क्या पूछेगा साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है ये नहीं पूछेगा, उसका प्रिंसिपल बताओ, उसका वर्किंग बताओ, उसका यूज बताओ, ये ना। तो डायग्राम पहले समझाते हैं, देखो सेम कहानी वही है, देखो ये डायग्राम देखो, ये डी के जैसा स्ट्रक्चर देखो, डी के जैसा एक कॉपर का दो मेटल होता है, डी के जैसा कॉपर का, ठीक है, कॉपर का, ओके, मेटालिक ये है कॉपर, डी इसको बोलते हैं कॉपर डीज, क्या बोलते हैं इसको, डीज क्यों बोलते हैं कि दो डी है ना, तो डी का प्लूरल डीज है ना, तो ये डी के शेप का है, इसलिए इसका नाम रखा गया डी। कॉपर का डी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके, ऐसे करके दो होता है, और ये इसके बीच में ऐसे दो चुंबक को सेट कर दिया जाता है, दो चुंबक को या करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और अब इसका काम क्या जानते हो, जैसे मान लो एक चीज समझाता हूँ मैं तुमको, मुझे कोई चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल हमको न्यूक्लियस को स्टडी करना है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, हमको स्टडी करना है। तो न्यूक्लियस को स्टडी कैसे करेंगे, जब न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तब तो एटम को तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो हम इसको फेंकेंगे, दीवार टूटेगा नहीं टूटेगा, इसको हम बहुत तेजी से फेंकेंगे तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े, बहुत तेजी से फेंकना है, बहुत तेजी से, मैंने इसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, ओके। तो कोई चार्ज पार्टिकल को इतना स्पीड दे दो कि इसको आर पार कर दे, क्या कर दे, तो फट जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह क्या करते हैं कि साइक्लोट्रॉन के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखते हैं। अब वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रखे तो वो मोशन करना स्टार्ट होगा, अब मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका स्पीड चेंज होगा, स्पीड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका डायरेक्शन चेंज होगा, सर्किल में चलता रहेगा, ओके। तो करते करते इतना तेज हो जाएगा, एक टाइम इतना तेज हो जाएगा कि उसको किस पे फेंकेंगे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो उसको स्टडी करने में हेल्प, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने में इसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। वही एगो हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में वैन डी ग्राफ जनरेटर, वो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर था, ओके। दोनों के लिमिटेशन देखो अच्छा से समझा जाएगा। तो एक D1 डीज है, एक D2 डीज है, डी के जैसा शेप है, और ये क्रॉस जो लगाया हुआ क्रॉस देखो, क्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये सुन गौर से सुनो, ये एक हम लोग एक सोर्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं एसी सोर्स, क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए, ओके। एसी सोर्स बोलते हैं एसी ऑसिलेटर, इसका करंट का वैल्यू चेंज होता रहता है, मैंने ऐसा सेट करते हैं, ये एसी सोर्स ऐसा है कि इसका मैग्नीट्यूड का हो लगातार चेंज होता रहे, ताकि हम इसके वैल्यू को बढ़ाते हैं ताकि स्पीड इसका बदलता रहे, ठीक है। तो लिखा हुआ है आपको चार्ज पार्टिकल सेंटर में, तो इस सेंटर में देख रहे हो दो, मान लो कि एसी सोर्स का ना, एक ध्यान सुना, एक बार एसी सोर्स का खास बात क्या है कि डायरेक्शन बदलता है, करंट डायरेक्शन क्या होता है, अभी के दो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, प्लस माइनस इधर है ना, राइट है ना, कुछ देर बाद ये लेफ्ट से राइट हो जाएगा, मैंने अभी प्लस इधर है माइनस इधर है, कुछ देर बाद ये इधर प्लस है इधर माइनस, मैंने डायरेक्शन बदलता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, समझ रही हो बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो गैप देख रहे हो दोनों डी के बीच में, दोनों डी के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस गैप में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर जो तुम्हारा क्या है चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा हुआ है, तुम बताओ इस सेंटर पे, तो इसमें इस वाले रीजन में, बीच वाला रीजन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो पहले स्टार्टिंग में रेस्ट में था, ये कहां पर था बताओ, रेस्ट में था, सेंटर में रेस्ट में था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने जैसे लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस माइनस की ओर है, ओके, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इस सोर्स की वजह से, ठीक है। ये एसी सोर्स का सिंबल है, ये एसी सोर्स का सिंबल है ये, ओके। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो स्पीड बढ़ेगा, जान लेना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और उससे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी स्पीड चेंज होती है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, पहले रेस्ट में था, अब स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पे स्पीड आया, अब जैसे अंदर घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मान लो कि स्पीड उसकी 0 थी, 0 से 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, मान लो कि यहाँ पर उसकी स्पीड 5 हो गई, मान लो 5 हो गई, यहाँ 5 हो गए, अब 5 स्पीड होगी तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी रीजन में, इसी गैप में है ना। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, अब मैग्नेटिक फोर्स के कारण केवल डायरेक्शन चेंज होगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, डायरेक्शन ऐसे है तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री सर्किल में घूमेगा, तो इस सर्किल में घूमेगा अंदर गया, स्पीड चेंज नहीं हुआ, 5, अगर स्पीड इसका 5-6% एंट्री किया था अंदर में, तो 5 रहेगा, स्पीड बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन चेंज होगा, जिसके कारण वो सर्किल में घूमेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका स्पीड चेंज होगा, ओके। अब फिर वो, अब जैसे यहाँ पर उसका स्पीड 5 था, 5 से यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा तो अंदर कुछ यहाँ इस गैप में आएगा, इस गैप में केवल फिर उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, फिर 5 से उसकी स्पीड चेंज होगी, 10, 5 से मान लो 4, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 10 आ गया, क्योंकि चेंज हो रहा है, ओके। लेकिन ये यहाँ फोर्स इधर इलेक्ट्रिक
फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है, क्यों जानते हो? क्योंकि जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ना, तो ये वाला जो प्लस और माइनस जो है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये इसको ऐसा सेट किया जाता है ना कि यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, ओके, ताकि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा, तब ये अभी प्लस है, ये माइनस है, फिर कुछ देर बाद ये प्लस है, ये एग्जैक्टली जैसे ही वहां पहुंचेगा उसका प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर मान लो कि प्लस माइनस ना हो, प्लस माइनस ना हो, ये प्लस है ये माइनस है, तो फोर्स उल्टा लग जाएगा, फिर वापस सीधे आ जाएगा जहां था। नहीं समझे? अरे समझे? तो ये जो ऑसिलेटर लगाने का मकसद है, ये ऑसिलेटर लगाने का मकसद जो है, ये ऑसिलेटर लगाने का मकसद, कौन ऑसिलेटर? ये जो लगा है, ये ऑसिलेटर लगाने का मकसद ये क्या करेगा कि अल्टरनेट वे में प्लस माइनस का करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेगा, एक बार इधर प्लस इधर माइनस, एक बार फिर इधर प्लस इधर माइनस, फिर इधर प्लस फिर माइनस, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जैसे और एग्जैक्टली वहीं पड़ेगा जैसे यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पर फिर उसका स्पीड 10 हो गया, स्पीड बढ़ेगा, ये रीजन में स्पीड बढ़ेगा, फिर इस 10 10 10 10 अब चूंकि स्पीड जैसे बढ़ा तो रेडियस का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 आया, फिर यहाँ अंदर जाएगा तो फिर स्पीड बढ़ेगा, 15 आ गया, फिर और बड़ा सर्कल, फिर यहाँ पर फिर 20 हो गया, फिर बढ़ा, ऐसे करते 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 स्पीड, उसको आखिरी में इतना स्पीड हो जाएगा, उसको इतना स्पीड हो जाएगा, इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि उस चार्ज पार्टिकल को किसी भी टारगेट पे तुम मारेंगे तो उसको टारगेट को क्या कर देगा, तोड़ देगा, बिल्कुल तोड़ देगा। इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना, और सर्किल में घुमाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैग्नेटिक फोर्स का। ये कारण है, इसलिए बोलते हैं हम लोग का चीज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जा सकता है हाई स्पीड पर, उसको एनर्जी बहुत मिल जाता है और किसी को तोड़ सकता है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ठीक है, अरे समझे। और ऑसिलेटर को इस तरह सेट किया जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, ओके, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो पहले हम सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा वेट करो। साइक्लोट्रॉन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate a heavy charge particle, okay, like proton, alpha particle etc, ठीक है, to high speed। कहां तक? हाई स्पीड पर इसको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, एक लाइन में याद रखना, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ठीक है। लेकिन इससे जानते हो एक चीज अभी बताता हूं, इसका लिमिटेशन है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, बट इलेक्ट्रॉन से इसको एक्सेलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास इतना कम होता है ना, कि मास कम होने के कारण क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो मैच कर रही है वाली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के केस में मैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ये एक अच्छे से स्पीड उसका बढ़ नहीं पाता है। तो याद रखना कि साइक्लोट्रॉन के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को तुम एक्सेलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, ठीक है। उसमें रिलेटिविटी थ्योरी का भी थोड़ा कंसेप्ट है, बट याद रखना बस। तो मैंने लिखा प्रोटॉन को इससे एक्सेलरेट करा सकते हैं, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं। सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? देखो हीलियम होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम पे प्लस 2 चार्ज आ जाएगा तो उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल सुनो, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत सुनो कि जब चार्ज पार्टिकल को क्रॉस फील्ड में डालो, क्रॉस फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्रॉस फील्ड में, ठीक है। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर इन क्रॉस फील्ड, जब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक क्रॉस फील्ड में जाता है, क्रॉस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल भी उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। देन इट्स क्या लिखा हुआ है? देन इट्स स्पीड, इन चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, किसके कारण? स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डायरेक्शन चेंज करने की किसकी जिम्मेदारी है? मैग्नेटिक फोर्स, ये लिखा हुआ है। देन इट्स स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर भाई चुंबक होता, बोलते हैं चुंबक। इट कंसिस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनएस होता है, विथ मैग्नेटिक फील्ड का 1.2 टेस्ला होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ओके। 2 होलो कॉपर डीज होता है, होलो कॉपर डीज, ऐसे होलो कॉपर होलो होता है। कॉपर D1 D2 प्लेस विथ स्मॉल गैप, कुछ गैप पे इसको रखा जाता है, गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं। एंड ऑसिलेटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए एक ऑसिलेटर लेते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग सोर्स का होता है, उसका एक बार प्लस एक बार माइनस, डायरेक्शन अल्टरनेट वे में चेंज होता रहता है। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी का। और सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे रखेंगे एट द सेंटर ऑफ द डीज के सेंटर पे। समझ आ गया? ये डायग्राम मेन डायग्राम होता है, ये इसको एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल देते हैं ताकि वहां पे एयर ना हो, ठीक है। वर्किंग में सुनो वही कि लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O व्हेन D1 इज एट पॉजिटिव टर्मिनल। जब D1 पॉजिटिव, D1 है और वो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तब क्या लिखा? D1 is at positive potential and D2 is at negative potential, then charge particle plus Q accelerate towards D2, D2 को मूव करेगा, स्पीड बढ़ेगा due to electric field in the gap of D1 and D2 and it enters in D2, okay, charge particle plus Q accelerate towards D2 due to electric field, हाँ electric field के कारण वो आगे मूव करेगा D2 की ओर, okay, in the gap of D1 and D2, उस गैप में, and it enters in D2 और वो D2 में घुस जाएगा, ठीक है, D2
रीजन एंड इट मेक्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर वो सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे करके, है ना, किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ओके, इन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस प्रोसेस गोज कंटिन्यू इन सेम मैनर, और वो प्रोसेस चलते रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका स्पीड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्किल में घूमते रहेगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो फिर से बड़का सर्किल से छोटा सर्किल से बड़का सर्किल होता जाएगा, है ना, इस गैप में आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर सर्किल बना, फिर गैप में आएगा, फिर स्पीड बढ़ी 10 हो गई, फिर बड़ा रेडियस हो जाएगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ गई 15 हो गया, फिर बड़ा और रेडियस का सर्किल हो जाएगा, ठीक है, आधा सेमी सर्किल, इसे आधा सर्किल इधर आधा सर्किल इधर, दिक्कत है, समझिए बात को, अब टारगेट को जाके हिट करेगा, टारगेट ये मान लो यहाँ पर है, मार देगा उसको, चकनाचूर कर देगा और उसको स्टडी करने में हेल्प मिलेगा। कैंसर, कुछ डिजीज में भी इसका स्टडी होता है, कुछ ऐसे कुछ डिजीज है, ठीक है, समझ आ गया। व्हेन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, एफसी चार्ट में है ना, उसका जब इसकी फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो फिर आसानी से वो अपना काम कर जाता है, ठीक है। When cyclotron frequency FC, cyclotron frequency, okay, या भी से भी लिख सकते हो, is equal to the applied frequency, जो applied frequency है, ये applied frequency है, ऐसी, okay, FA, then this is called resonance condition, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन होगा तब जाके ये प्रॉपर काम कर सकेगा, उसके स्पीड काइनेटिक एनर्जी उसको अच्छा मिल पाएगा और वो हिट कर पाएगा। अगर मान लो कि उसको रेजोनेंस कंडीशन में नहीं आया, यानी कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेटर का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो इस और इसका साइक्लोट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं हुआ, तो फिर इस केस में फिर ये हिट नहीं कर पाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मामला गड़बड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन, ओके, इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, FA बराबर FC बराबर FA हो गया अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, FC हो गया तुम्हारा साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, और R हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दोनों बराबर होना चाहिए, तीनों। वही बात हुआ, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी, पहले पढ़ के आए वही बात, टाइम पीरियड रेडियस पे और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बता दिया, ओके, समय सेमी लगेगा, दो एक चीज समझो, चाहे ये सर्किल हो, इस सर्किल से यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम जितना लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतना ही यहाँ से यहाँ, उतना ही बोले, क्योंकि स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, यही बात है, ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताए, ओके, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी, बता दिए। अब फॉर्मूला का पढ़ो, मैक्सिमम स्पीड कितना मिलेगा बताओ, मैक्सिमम स्पीड कब मिलेगा उसको, जब बड़ा सबसे बड़ा सर्किल कौन है, सबसे बड़ा सर्किल है ना, सबसे बड़ा सर्किल है ना, तो जितना बड़ा सर्किल में घूमेगा उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा स्पीड होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ क्यू, तो स्पीड कैसे निकालो, मैक्सिमम फोर्स निकालो, क्यू भी sin थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय एयर, रेडियस निकाल लेते हैं, बड़ा रेडियस बड़ा r, कैपिटल R, बड़ा सर्किल का, ठीक है, तो क्यू भी बराबर mv बाय r, यहाँ से v से भी काट दिया, v से भी काट दी क्यू आर, ओके, क्यू भी बड़ा r, और क्या हो गया, r को अकेला करो यहाँ से, mv बाय क्यू, ये ऑलरेडी पढ़ के निकाल चुके हो, mv बाय क्यू भी। अब टाइम पीरियड निकाले हो तो 2 पाई r बाय स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से, r का वैल्यू यहाँ से रख दो, ओके, v से भी कट जाएगा, और यहाँ से टाइम पीरियड, है ना, ये टाइम पीरियड हो गया, ये इसकी उल्टा कर दोगे तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बोलो या रेजोनेंस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी बोलो, या अप्लाइड, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, स्पीड ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ से, तो ना जब तुमको रेडियस निकल गया तो स्पीड निकलेगा यहाँ से, तो रेडियस इक्वल टू mv बाय क्यूबी, तो v इक्वल टू हो जाएगा qbr बाय m, qbr बाय m, तो ओके, तो हाफ m, v की जगह qbr बाय m रख दो, तो स्क्वायर करो तो q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2 बाय m, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब वो बड़े सर्किल पे घूमेगा, जब बड़ा स्पीड होगा उसका, सबसे बड़ा स्पीड यानी सबसे मैक्सिमम स्पीड। तो एग्जाम में तुमको साइक्लोट्रॉन का ये कहानी बता दिया मैंने, ठीक है। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन क्या सर, लिमिटेशन देखो, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उसको तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, और इलेक्ट्रॉन को भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, और मास कम है तो उसमें रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग वही रेजोनेंस कंडीशन में वो नहीं आ पाता, बस इतना लिखना। यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसका यूज क्या आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, वही न्यूक्लियस को स्टडी करने में, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप फॉर ट्रीटमेंट, इलाज में इसका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर, पढ़ेंगे इसको आगे, समझ बात को अच्छे से, कोई दिक्कत, ये सारी टॉपिक खत्म हो गया तुम्हारा, यहाँ से नोट करो पूरा को अच्छा से, ओके, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट्स ऑल।